Hello dear students, welcome back to my YouTube channel Baroot English Hub. This is Rajni. डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कांथापुरा को, जो आपका बीए 5th सेम में एक नोवेल है और सभी क्वेश्चंस आपके इसी नोवेल में से आते हैं। तो देखिए, जो ये कांथापुरा नोवेल है तो इसे कब लिखा गया था और कहाँ लिखा गया था। तो इस नोवेल को राजा राव के द्वारा लिखा गया था। राजा राव है इसके राइटर और इसे फ्रांस में लिखा गया था और 1938 में इसे पब्लिश किया गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नोवेल को। तो देखिए, अब आती है यहाँ पर इस नोवेल की नरेटर, जिसका नाम है अचक्का, जो आपको मैंने करैक्टर लिस्ट में भी करवाई है। तो देखिए, जो अचक्का है वो यहाँ पर विवरण देती है पूरे गांव का, कि उनका गांव है जो कांथापुरा वो कैसा है और उसमें क्या किया जाता था और क्या कुछ वहाँ पर घटित हुआ था। तो ये सब स्टोरी कौन सुना रहा है हमें? इसकी नरेटर जो है अचक्का। तो वो क्या कहती है और कहाँ से स्टार्ट करती है? तो वो यहाँ पर कहती है अवर विलेज, कि हमारा गांव। आई डोंट थिंक यू हैव एवर हर्ड अबाउट इट, कि मुझे नहीं लगता कि आपने कभी इसके बारे में सुना होगा। कांथापुरा इज इट्स नेम, और कांथापुरा इसका नाम है। यानी कि यहाँ पर अचक्का अपने गांव का नाम बताती है, जो है कांथापुरा। इट इज़ इन द प्रोविंस ऑफ कारा, और ये गांव कांथापुरा कहाँ पड़ता था? तो ये पड़ता था कारा प्रोविंस में। तो देखिए, प्रोविंस होता है कोई पार्ट। तो देखिए, ये कहाँ का पार्ट था? तो ये था यूपी में। यूपी है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र था ये कारा। तो इस कारा क्षेत्र में पड़ता था कांथापुरा गांव। अब देखिए, हाई ऑन द घाट्स इज इट, हाई अप द स्टीप माउंटेन्स दैट फेस द कूल अरेबियन सीज अप द मालाबार कोस्ट इज इट अप मंगलोर एंड पुट्टूर and many a center of cardamom and coffee, rice and sugarcane। अब यहाँ पर अचक्का द नरेटर हमें बताती है कि कांथापुरा में किस तरह का भौगोलिक क्षेत्र था। वो यहाँ कहती है हाई ऑन द घाट्स इज इट, कि ये कहाँ पर था कांथापुरा? जो ऊंचे ऊंचे घाट होते थे वहाँ पर स्थित था कांथापुरा। हाई अप द स्टीप माउंटेन्स, और यहाँ पर ऊंचे नीचे पर्वत थे। स्टीप होता है कहीं पर ऊंचा क्षेत्र होना और कहीं पर नीचा क्षेत्र होना, तो उसे कहते हैं हम स्टीप। तो कहीं पर यहाँ ऊंचे पहाड़ थे और कहीं नीचे पहाड़। दैट फेस द कूल अरेबियन सीज, और जो किसको फेस करते थे? ठंडे अरब सागर को। तो अरब सागर में ये जाकर मिलते थे। अप द मालाबार कोस्ट, और कहाँ से जाकर? मालाबार कोस्ट से। मालाबार तट तक ये फैले हुए थे। मालाबार तट है हमारे भारत के दक्षिण भाग में, तो वहाँ तक ये पर्वत फैले हुए थे। मैंगलोर एंड पुत्र एंड मैनी अ सेंटर ऑफ कार्डमम एंड कॉफ़ी, राइस एंड शुगर केन, और ये कांथापुरा था जो मंगलोर से पुत्र जगह तक, ये एक स्थान है पुत्र, तो इस जगह तक ये सेंटर बना हुआ था, पूरा केंद्र बना हुआ था। किसका केंद्र बना हुआ था? तो वो बना हुआ था कार्डमम। कार्डमम होता है इलायची, कॉफ़ी और राइस यानी चावल, शुगर केन गन्ना। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर उगाई जाती थी इस पूरे के पूरे क्षेत्र में। रोड्स नैरो, और यहाँ पर जो रोड थे वो कैसे थे? सड़कें इसकी बिल्कुल संकरी थी। नैरो होता है भीड़े, संकरे होना, तो इसकी सड़कें बिल्कुल संकरी होती थी। डस्टी, और धूल से भरी हुई वो हुआ करती थी। रट कवर्ड, अब रट कवर्ड क्या होता है? रट होता है एक ऐसा ट्रैक, एक ऐसी सड़क जो मुलायम भूमि होती है, यानी कि मुलायम भूमि पर पहियों की जो लकीरें बन जाती है, तो उसको हम बोलते हैं रट कवर्ड। यानी कि वहाँ पर उस ज़मीन पर पहियों के आने जाने के निशान बने हुए थे उन रोड्स पर। विंड थ्रू द फॉरेस्ट ऑफ टीक एंड ऑफ जैक, ऑफ सैंडल एंड ऑफ साल, एंड हैंगिंग ओवर बिलोइंग गोजस एंड लीपिंग ओवर एलिफेंट हॉन्टेड वैलेज। अब यहाँ पर कुछ ऐसे पेड़ लगे हुए थे जिनका वर्णन यहाँ पर नरेटर करती है। तो वो पेड़ कौन कौन से थे? तो वो थे यहाँ पर
टीक का पेड़। तो इन सब पेड़ों को जो विंड हवा चलती थी तो इनको वो हिला देती थी। तो कैसे कैसे पेड़ वहाँ पर देखने को मिलते थे, तो वो था टीक। टीक होता है सागौन का वृक्ष जिससे फर्नीचर बनाया जाता है, तो उसे हम कहते हैं टीक। एंड ऑफ जैक, अब जैक होते हैं जो कोल्ड वेदर में, वेरी कोल्ड वेदर में कुछ पौधे उग जाते हैं, कुछ पेड़ उग जाते हैं, तो उनको कहते हैं हम जैक। एंड ऑफ सैंडल, अब सैंडल होता है चंदन का पेड़। एंड ऑफ साल, साल वृक्ष आपने सुना होगा जिनसे फर्नीचर हमारे बनते हैं। तो इन पेड़ों में से हवा गुजरती थी। एंड हैंगिंग ओवर बेलोइंग गोजस, और वो हवा कहाँ से लटकती हुई, हैंगिंग ओवर बेलोइंग गोजस। बेलोइंग होता है चीखे मारती हुई, गोजस होता है कुछ तीखी ढलाने, और हवा वहाँ से चीखे मारती हुई घाटियों में से गुजरा करते थे। एंड एलिफेंट हॉन्टेड वैलीज, और वहाँ पर घाटियाँ थी, उनमें बहुत अधिक मात्रा में एलिफेंट्स होते थे, हाथी होते थे। दे टर्न नाउ टू द लेफ्ट एंड नाउ टू द राइट, ब्रिंग यू थ्रू द लैम्बी एंड चंपा एंड मेना एंड कोला पासिस इनटू द ग्रेट गार्नरीज ऑफ ट्रेड। और ये हाथी आपको कहाँ लेकर जाते थे, इन हाथियों से सवारी करके अलैम्बी से चंपा तक लोग आते थे, और मेना से कोला तक लोग यहाँ से गुजरते थे। द ग्रेट गार्नरीज ऑफ ट्रेड, जहाँ पर भंडार हुआ करते थे। गार्नरीज होता है भंडार, बहुत अधिक मात्रा में खनिज होना, तो यहाँ पर गार्नरीज हुआ करते थे, भंडार हुआ करते थे जिनका ट्रेड किया जाता था, व्यापार किया जाता था। देयर ऑन द ब्लू वाटर्स, दे से देयर ऑन द ब्लू वाटर मीन्स जब समुद्रों में, आवर कार्टेड कार्डमम्स एंड कॉफ़ी गेट इनटू द शिप्स, वे कहते हैं कि जब हमारे कार्टेड कार्डमम्स, कार्टेड होता है कार्ट में जो चीज़ वहन की जाती है, यानी बैलगाड़ियों में जब कोई चीज़ ढोई जाती है तो उसको हम कहते हैं कार्टेड। तो कार्टेड कार्डमम्स, जब इलायची कुछ बैलगाड़ियों से भरकर जाती थी। एंड कॉफ़ी, और साथ में उनकी क्या होती थी, कॉफ़ी होती थी। गेट इनटू द शिप्स, वे कहाँ लाई जाती थी, शिप्स पर। द रेड मैन ब्रिंग, और वे शिप्स कौन लेकर आता था, रेड मैन। अब ये रेड मैन कौन है, वो है अंग्रेज, जो अंग्रेज अपनी शिप्स लेकर आते थे, यानी अपने समुद्री जहाज़ों को लेकर समुद्रों से आते थे। यहाँ पर क्या लेने के लिए आते थे, वो इलायची और कॉफ़ी लेने के लिए यहाँ पर आते थे, समुद्रों को पार करके, नीले समुद्रों को पार करके। सो दे से, इसलिए वे कहते हैं, दे गो अक्रॉस द 7 ओशंस इनटू द कंट्रीज वेयर अवर रूलर्स लिव। और ये सभी चीज़ें, कार्डमम्स, कॉफ़ी, इलायची और कॉफ़ी कहाँ जाती थी, वो जाती थी 7 समुंदर पार। समुद्री जहाज़ों से कॉफ़ी और इलायची को दूसरे देशों में व्यापार किया जाता था, वहाँ पर ले जाया जाता था कांथापुरा से। इनटू द कंट्रीज वेयर आवर रूलर्स लिव, जहाँ पर हमारे रूलर्स, शासक रहते थे। अब हमारे शासक कौन थे उस वक्त, वो थे अंग्रेज।